हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे कि जहाँ तक कल हुआ था प्रश्नावली 4 पार्ट एक हमने शुरू कर दिया था। सवाल भी लगा लिए थे, 7 सवाल पहले 7वां तक बता दिया था। 8वां मुझे लगता है कर लेंगे। नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, मुझे लगता नहीं कि आप ना कर पाए इसको। यही सवाल है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.1 की दूसरे सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी केवल आपको समीकरण बना देना है और कुछ नहीं करना, उसको हल नहीं करना है। तो इसमें जो पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमको आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या लंबाई और चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ चाहिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई के होता है। क्लियर है? तो जब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि और ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता। पता क्या है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम आपको एक बात यहाँ पर बताने वाले हैं कि जैसे अभी तक जब आप दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं तो उसमें क्या करते थे? आप लंबाई भी मानते थे और आप चौड़ाई भी मानते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो? एक को x मानते थे, दूसरे को y मानते थे। कुछ और बातें आपको जाननी है प्यारे। यहाँ पर भी आप दो चर मान सकते हैं x और y, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्विघात समीकरण जब कह दिया तो इसका मतलब है कि आपको उस जो भी सवाल है आपको उसे द्विघात समीकरण में बदल करके ही लगाना होगा। अगर एग्जाम में है तो आप चाहे एग्जाम में अगर नहीं दिया हुआ है, केवल सवाल को हल करने के लिए कहा गया है, तो आप चाहे द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करके कीजिए, चाहे दो चरों को मान करके सवाल को हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम चर्चा करते हैं जैसे लंबाई, जब सवाल को हम पकड़ेंगे कैसे जान पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण का है और कैसे जान पाएंगे कि ये इसका है जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द्विघात समीकरण में केवल एक ही, जैसे वहां पर जब जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करते थे तो वहां पर हम दो बातें करते थे। प्रथम शर्त, द्वितीय शर्त, यानी दो बातें होती थी। x और y में दो बातें होती थी। यहाँ पर जो है सामान्यतः जो है बातें दो हो सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दो अज्ञात राशियां होंगी उन दो अज्ञात राशियों में से एक अज्ञात राशि दूसरे अज्ञात राशि पर निर्भर करेगी। अर्थात यदि हम एक अज्ञात राशि को कुछ मान लें तो उससे संबंधित हम दूसरे अज्ञात राशि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द को देखिए, कह रहा है कि लंबाई, कामा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब जब ये सवाल में कह दिया कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई चौड़ाई का कामा लगा हुआ है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी अगर हमको चौड़ाई पता हो तो लंबाई क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। यानी अगर हम एक चर राशि का इस्तेमाल करें तो हमको चौड़ाई भी मिल जाएगी और लंबाई भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई पर क्या करता है? निर्भर करता है।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। अब चौड़ाई तो माना, लंबाई तो नहीं माना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो यानी अब चौड़ाई को, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है, इसलिए चौड़ाई को माना गया। अगर चौड़ाई लंबाई पर निर्भर करता तो हम क्या मानते? लंबाई को मानते। तो हमने माना कि चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। अब लंबाई को देखें, इसलिए लंबाई क्या होता है? चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से गुना, चौड़ाई कितना है? x, इसके दुगने से का मतलब हो गया 2x। चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का दुगना क्या हो गया? 2x। x का दुगना क्या हो गया? 2x से एक अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया चौड़ाई, लंबाई बराबर हो गया 2x प्लस 1 मीटर। लंबाई बराबर किसको हो गया? 2x प्लस 1 मीटर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चौड़ाई मिल गई और लंबाई मिल गई, यानी सवाल के एक स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया है। और वो स्टेटमेंट, वो कथन क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लेकिन अभी एक ऐसी बात है जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है, और वो कौन सी बात है? वो बात है कि उस आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है? 528 वर्ग। क्लियर हो गया? और आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो गया 528। क्लियर? लंबाई कितना है? 2x प्लस 1 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई कितना है? x हो गया, और बराबर किसके हो गया? 528। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब इस x का गुणा 2x में भी होगा और इस x का गुणा 1 में भी होगा। किस नियम से? वितरण नियम से। तो गुणा करते हैं, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या आएगा? 2x का जब x में गुणा होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर। 2 हो गया, और x और x का गुणा क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, प्लस x का जब गुणा 1 में करेंगे तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये बराबर किसके हो गया? 528। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए दाएं पक्ष में क्या करना चाहिए? 0 कर देना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम इधर? पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पक्ष में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 से क्या हो गया? माइनस 528, और ये बराबर हो गया 0। ये द्विघात समीकरण के लिए बदल गया। अब इसको हल नहीं करना है, आगे हम हल करेंगे, लेकिन सवाल में कितना दिया है उतने पर आपको रुक जाना है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। फिर देखिए यार बच्चों, दूसरा सवाल, इसका दूसरे का दूसरा क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, क्रमागत का मतलब हो गया क्रमागत, क्रमागत क्रमागत का मतलब हो गया क्रम धन आगत। एक क्रम से आगे आने वाले, सक्सेसिव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक?
धनात्मक पूर्णांक। पहले सवाल को समझ लीजिए। तो चाहे धनात्मक पूर्णांक कहिए, चाहे प्राकृतिक संख्याएं कहिए और चाहे गिनती की संख्याएं कहिए, तीनों एक ही बात है। पहले सुन लीजिए हमारी बात। धनात्मक पूर्णांक कहिए, चाहे प्राकृतिक संख्याएं कहिए और चाहे गिनती की संख्याएं कहिए, तीनों एक ही बात है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब ये बात समझ में आ गई तो गिनती की संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5, ये सब गिनती की संख्या। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक ध्यान दीजिए, एक के क्रमागत क्रमागत संख्या है। 2 के आगे कौन है? 3, 3 के आगे कौन है? 4, 4 के आगे कौन है? 5। अगर मैं पूछूं 2, तो 2 के आगे आने वाली संख्या कितनी है? 3। तो कैसे मिली 3? अगर 2 में हम 1 जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं 3 के आगे आने वाली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 3 धन 1 यानी 4। अगर मैं पूछूं 4 के आगे आने वाली संख्या क्या है, तो आप कहोगे 4 धन 1। क्लियर हुआ क्या कि नहीं हो गया? यानी यदि कोई संख्या है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है और उसके आगे आने वाली संख्या प्राप्त करनी है, तो उस प्राकृतिक संख्या में 1 अगर हम जोड़ दें तो उसके आगे आने वाली संख्या मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई इतनी बात। अब सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मान लिया कि माना पहला जो धनात्मक पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर किसके है? x के है। और तो दूसरा क्या होगा? 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 मिलता है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलता है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलता है। इसलिए x में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1। अब इसको 2x नहीं लिख सकते, मैंने बताया पहले शुरुआत में कि भाई एक चर राशि एक अचर राशि को x और 1 को जोड़ करके चर और अचर राशि दोनों जुड़ते नहीं है, ना घटते हैं। क्लियर है? तो इसलिए x प्लस 1 को आप x प्लस 1 ही लिखेंगे, 2x नहीं लिखेंगे। और x प्लस 1 कैसे मिला? जैसे x में 1 जोड़ 2 में 1 जोड़ने पर 3 मिला, 3 में 1 जोड़ने पर 4 मिला, वैसे ही इसके आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए x कुछ भी हो सकता है। x पता नहीं क्या है, 3 है कि 4 है कि 5 है, पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि अगर वो संख्या x है तो उसके आगे आने वाली संख्या क्या होगी? x प्लस 1 होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात में आ गया? तो पहली संख्या क्या होगी? x और दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है? 306। प्रश्नांक गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल 306 दिया। 306 जब गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 306 के बराबर है। इसलिए x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। अब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? x का बड़ा x करेंगे कितना मिलेगा? x स्क्वायर। x का बड़ा x करेंगे क्या मिलेगा? x का x से बड़ा हो गया, x स्क्वायर हो गया। x का 1 गुणा करेंगे x से x हो गया और बराबर किसके हो गया? 306। बराबर किसके हो गया? 306। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये प्लस में इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, पक्षांतर करते बच्चे क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और ये आपका विकास समीकरण। बात में आ गई? नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आय में जो भी हो। अब क्या कह रहा है? सवाल देखिए पहले। इसमें कह रहा है रोहन की मां, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये है सवाल। रोहन की मां
उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे यानी किससे? रोहन से। यहाँ पर उससे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रोहन से। इससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब रोहन की माँ की जो उम्र है, अगर रोहन की उम्र पता है, देखिए से जुड़ा हुआ है, इसके साथ से लिखा हुआ ना, यहाँ पर कामा लिखा हुआ, यानी रोहन की माँ की जो उम्र है वो रोहन की उम्र पर निर्भर करती है। यानी रोहन की उम्र अगर हमको पता हो, ये रोहन की उम्र हमको पता हो, तो रोहन की माँ की उम्र हमको पता हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमको क्या है, आपको किसकी उम्र मानने की जरूरत है? रोहन की उम्र मानने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माना रोहन की उम्र, जिसको आयु बोलते हैं, उम्र एक जो भी पाए क्या वर्ष है? एक्स। रोहन की उम्र कितनी है? एक्स वर्ष है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसलिए रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र कितनी है? एक्स। और रोहन की माँ रोहन से कितनी वर्ष बड़ी? 26 साल। यानी रोहन की उम्र में अगर 26 साल हम जोड़ दें, मान लिया आपकी उम्र 10 साल है और आपसे कोई 5 साल बड़ा है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 15 साल। 10 × 5, तो रोहन की उम्र कितनी है? एक्स है। और रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26। तो अगर यानी रोहन की उम्र में रोहन की उम्र कितनी माना हमने? एक्स। अगर उसमें कितना जोड़ दें? 26 जोड़ दें, तो रोहन की माँ की उम्र मिल जाएगी, यानी एक्स प्लस 26 वर्ष। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब आपको रोहन की उम्र मिल चुकी है और रोहन की माँ की भी उम्र मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष होगा। 360 यानी इनकी आयु का जो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष बाद, अभी नहीं 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद इस समय रोहन की उम्र कितनी है? माना रोहन की उम्र कितनी है इस समय? एक्स वर्ष। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद रोहन की जो उम्र होगी, मान लीजिए इसमें आप 12 साल के हैं, तो 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। यानी 12 में 3 को आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो इस समय रोहन की उम्र कितनी है? एक्स है। और 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी? 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3। अब इसको 3 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि एक चर है दूसरा अचर है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3। तो जब रोहन की उम्र बढ़ेगी तो उसके माँ की भी तो उम्र बढ़ेगी, उसकी माँ वैसे ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके पिताजी की उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपकी माँ की उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसका मतलब क्या है कि उसके माँ की भी उम्र बढ़ जाएगी। कितने वर्ष बढ़ेगी? 3 वर्ष बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का उम्र रोहन के माँ की उम्र बराबर कितना हो जाएगा? इस समय कितना है? एक्स प्लस 26 है और 3 साल और बढ़ गया तो 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 पहले 3 की एक्स प्लस 26 और 3 साल बढ़ गए, 3 से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? एक्स प्लस 1। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, आवाज आपको सुनाई दी? हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। रोहन की उम्र ये हो गई और रोहन की माँ की उम्र हो गई एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया? अब हम लोग चर्चा करेंगे। उम्र रोहन की भी उम्र मिल गई और रोहन की माँ की भी उम्र मिल गई। अब क्या रहा? गुणनफल 3 वर्ष बाद
गुणनफल कितना दिया है? कितना दिया हुआ है? दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है? 360, 360। तो गुणनफल 3/5 कौन की उम्र कितनी है? x + 3, तो ये हो गया आपका x + 3। और उसकी मां की उम्र कितनी है? x + 29, तो ये हो गया x + 29। और ये बराबर किसको हो गया? 360, 360। कितनी बार हो गया? ये कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों का गुणा करें, तो पहले x से गुणा किससे करेंगे? x से। तो जब x का गुणा x से करेंगे तो क्या मिलेगा? x² प्लस फिर x का गुणा किससे करेंगे? 29 से, तो क्या होगा? 29x। फिर अब x का गुणा x में हो गया, फिर x का गुणा किसमें हो गया? 29 में। अब खत्म हो गया बात, तो अब यहाँ से गुणा शुरू करेंगे। 3 का गुणा किसमें करेंगे? x में। 3 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x। और फिर 3 का गुणा किसमें करेंगे? 29 में। कितना हो जाएगा? 29 या 87 बराबर 360। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ से लिख सकते हैं x² प्लस 29x, 29 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, दोनों में x है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 29 और 3 कितना आ जाएगा? 32। फिर से देखिए x², यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों का जोड़ दिया तो 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x। कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 हो गया। और दाहिने पक्ष में क्या लाना है? 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में लाना है, तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस प्लस है इधर आ गया माइनस 360। ये बराबर किसके हो गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए यहां से x² प्लस 32x क्लियर। और 360 में से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 360 में से 87 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। 360 में 87 को ऐसे घटा लेंगे, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 5, 15 में से 8 गया 7, कितना हो गया? 273। कितना हो गया? -273 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इस प्रश्नावली का एक सवाल और है, दूसरे का चौथा, वो आपके लिए है, वो आप कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, कल हम आपको इस अगले वीडियो में इस सवाल को जरूर बताएंगे। बस आज इतना ही।